तो दोस्तों आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जैद हामिद को सऊदी अरब की जेल में कई दिन बिताना पड़ा है। उनका खुद का यह मानना है। बता रहे हैं जैद हामिद साहब कि उन्हें सऊदी अरब में जेल में रखने के लिए पाकिस्तान सरकार पूरी जोर लगा रहे थे, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के आदमी ने मुझे बचाया, जैद हामिद का मानना है कि उस तरह से कोई भी नहीं बचा सकता। तो दोस्तों आपको बता दें कि कुछ साल पहले जैद हामिद को सऊदी अरब की जेल में कई दिन बिताना पड़ा था। जिस तरह से सऊदी अरब की जेल में उन्हें कठिन से कठिन सज़ा मिली थी, उसका दुख आज भी उन्हें होता है। वो बता रहे हैं कि सऊदी अरब की सरकार उन्हें मारना चाहती थी, लेकिन वो पता न किस तरह से बच गए। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जैद हामिद साहब हमेशा से ये भारत पे आरोप लगाते हैं। जब सऊदी अरब की जेल में थे तो उस समय भारत ने क्या करना चाहा था और क्यों भारत उन्हें अपने यहाँ लाना चाहता था, आज की इस वीडियो में जैद हामिद के ज़बान से सुनिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं कि जैद हामिद साहब क्यों मानते हैं कि उन्हें सऊदी अरब की जेल से निकाल कर भारत अपने देश लाना चाहता था। तो चलिए दोस्तों आज की क्लिप का शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान से जनरल रिजवान ISI के डेलीगेशन के साथ मिना पहुँचे। सऊदी डायरेक्टर इंटेलिजेंस, उनके एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी मुबाहिस और उनके जो इस्तखबारात है, दोनों के डायरेक्टर्स, इनके तमाम प्रिंसेस, शहजादे, मोहम्मद बिन सलमान, नाइफ, ये सारे वहाँ पे मौजूद थे और इनके दरमियान नेगोशिएशंस हो रही थी मेरी रिहाई के लिए। ख़ुद जनरल रिजवान लीड कर रहे थे और इस सूरत हाल में ख़बर आती है, और सऊदी नहीं मान रहे थे। वो थे कि जी ठीक है जो भी है, लेकिन गुस्सा है हमें इनके ऊपर, इन्होंने फ़ौज रोकी, वो नहीं भेज छोड़ना चाह रहे थे। इंडिया का दबाव था इनके ऊपर, बहुत दिन में थे जो इंडिया को फेवर करना चाहते थे। एन इस वक्त खबर आती है कि भगदड़ मच गई है और कई हज़ार लोग मारे गए और क्राइसिस हो गया और पैनिक हो गया। और उस घबराहट और खौफ में जो सरासीमगी फैली है, वहाँ पे जो कन्फ्यूजन फैली है, उसमें सऊदियों ने घबराहट में ओके कर दिया कि ठीक है आप इनको निकालिए और ले जाइए। इतने वो अंडर प्रेशर आ गए, इतने खौफजदा हो गए, इतने परेशान हुए कि निगोशिएट ही नहीं कर सके और जो कुछ वो करना चाहते थे वो सब भूल गए। और उन्होंने जनरल रिजवान से कहा कि आप जैद को लीजिए और निकल जाइए यहाँ से। और उसी दिन मुझे अल्लाह के फजल से इत्तला हो जाती है फ़ोन के ज़रिए कि आपकी रिहाई का फ़ैसला हो चुका है और जल्दी आपको निकाल लिया जाएगा। ये इतनी हैरत अंगेज़ बात है कि मैं आज तक इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ और हैरान रहता हूँ हमेशा कि अल्लाह अपने राज़ों को बेहतर जानने वाला है। अगर उस दिन वो 7,000 लोग शहीद ना होते तो शायद मेरी रिहाई ना होती। उन 7,000 अफराद की शहादत की वजह से वो माहौल बन गया कि सऊदियों ने घबरा कर इजाज़त दे दी कि मुझे वहाँ से निकाल लिया जाए। अल्लाह जनरल रिजवान को खुश रखे, वो अपनी ईद की छुट्टियाँ ख़राब करके या ईद की छुट्टियाँ इस्तेमाल करके सऊदी अरब पहुँचे और उन्होंने ख़ास तौर पर पूरा दबाव डाला सऊदी हुकूमत के ऊपर, क्योंकि दूसरी जानिब से जैसे कहा कि रॉ दबाव डाल रही थी मुझे वहाँ से अगवा कराने के लिए और किसी भी दिन मुझे उठा के ले जाते। और ISI के लिए अब चॉइस ही कोई नहीं थी। और फिर बहरहाल देवर ऑन वेरी वेरी ऑनरेबल ऑफिसर्स, दोनों राहील एंड रिजवान, और उन दोनों ने पूरी तरह पाकिस्तान का दिफा भी किया और हमें वहाँ से फिर निकाला भी। इसमें कुछ हैरत अंगेज़ कुछ रूहानी तजुर्बात और एक्सपीरियंसेस भी हैं, वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले मिना वाले वाक़े के बाद क्या हुआ वो थोड़ा सा आपको बताते हैं। उस वक्त मैं कसीम के जेल में था। कसीम आप अगर नक्शे पे देखें तो रियाद के मगरिब में थोड़ा सा दूर आगे एक शहर है, बिल्कुल डेजर्ट के अंदर, और उसकी भी जेल भी बिल्कुल डेजर्ट में उन्होंने बनाई हुई। तो उस दिन अल्लाह ने मुझे एक फ़ोन कॉल दिलवा दी मेरी घरवाली से। लेकिन ये वो वक्त था कि जब मेरी घरवाली तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले पाकिस्तान जा चुकी थी। उन पर बहुत दबाव डाला गया कि जी अब आप पाकिस्तान चली जाइए। तो मजबूरन उनका पासपोर्ट सऊदियों ने चूँकि ज़ब्त किया हुआ था, वो जा भी नहीं सकती थी, पासपोर्ट वापस किया, मुझसे कहलवाया, कुछ और बहुत सारी बातें हुई। कुछ हमारे दोस्तों ने भी कहा कि जी पहले अब वक्त करीब आ गया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जल्दी इनको रिहा करवा लेंगे, तो आप निकलिए, फिर हम उनको पीछे से निकाल कर ले आएंगे। तो मेरी घरवाली मजबूरन फिर मुझे वहाँ छोड़कर पाकिस्तान आ गई। और मैं चूँकि कसीम के जेल में था तो वहाँ से इंटरनेशनल कॉल मुझे अलाउड नहीं थी। मगर अल्लाह ने अजीब मौजज़ा किया, वो एक अलग दास्तान है कि किस तरह मुझे वहाँ पे रोज़ इंटरनेशनल कॉल मिलती थी और मैं कॉल करता था इनसे और बात करता था और मुझे इंटेलिजेंस मिलती रहती थी कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट क्या हो रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है जनरल रिजवान मेरी घरवाली से राब्ते में थे। तो जब ये मामला हुआ कि मेरी रिहाई का फ़ैसला हो गया, जनरल रिजवान ने मेरी वाइफ को बताया और उन्होंने मुझे फ़ोन पर, जब मेरी मुलाकात हुई उनसे उसी दिन, मुझे उन्होंने कहा कि बात हो चुकी है और अल्लाह के हुक्म से आज शाम आपको वहाँ से निकाल लिया जाएगा। अब ये बात सिर्फ मुझे पता थी, मेरी घरवाली को पता थी, या जनरल रिजवान को मालूम थी। और शाम को कसीम में
पूरा डेलीगेशन इनका 10-12 उनके ट्रुप्स और पूरे उनके SSG स्पेशल फोर्सेस टाइप कमांडोज आ गए और कहा कि साहब इनको निकालना है और यहाँ से लेके जाना है। और जाहिर है वहाँ किसी को वजह मालूम नहीं थी कि उनको तो सिर्फ हुक्म था कि यहाँ से इनको निकालो और लेकर जद्दा आ जाओ। तो मुझे उन्होंने वहाँ से निकाला। फिर वही प्रोसीजर निकालने का सफ़र बहुत तकलीफदेह होता था। जाहिर है क्योंकि स्पेशल एयरक्राफ्ट होता है, लेकिन आपको वो हथकड़ी लगाते हैं, पाँव में बेड़ी लगाते हैं, आँख पे पट्टी लगाते हैं, फिर आपको उसी तरह लेके जाते हैं जिस तरह वो गुआंटानामो बे का कैदी ले जा रहा है। क्योंकि उनके नज़दीक तो मैं दहशतगर्द था, पीछे क्या फ़ैसला हुआ है वो उनको मालूम नहीं था अभी, सिर्फ इनको ये कहा गया था कि आप इनको लेकर जद्दा आ जाइए। फिर वहाँ से हम फ्लाई करके स्पेशल एयरक्राफ्ट में पहले मैं रियाद गया, एक रात हमें रियाद की जेल में रखा उन्होंने, फिर वहाँ से निकाला मुझे उन्होंने और मुझे जद्दा लेकर आ गए। और जद्दा में मुझे तकरीबन उन्होंने 18-16 घंटे रखा और यहाँ से निकाल कर फिर डायरेक्ट मुझे जद्दा एयरपोर्ट पे लेके गए और एयरपोर्ट से मुझे कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट पे बिठाया। फ़्लाइट पे बिठा के मुझे उन्होंने रवाना किया और रात तकरीबन 2-2:30 बजे मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचा। पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लिटरली सिवाय मुट्ठी भर लोगों के किसी को मालूम नहीं था कि मैं सऊदी अरब की जेल से रिहा हो चुका हूँ। कतर एयरपोर्ट पे एक नौजवान मुझे मिला था जिसने एक तस्वीर मेरे साथ खींची, कुछ बातें की, तो वो तस्वीर बाद में सोशल मीडिया पर मशहूर भी हुई। सिर्फ मेरी घरवाली को मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, मेरी वालदा को, मेरे बच्चों को, किसी को नहीं मालूम था कि मैं वापस आ रहा हूँ। और उससे पहले खबर फैल चुकी थी, आपको याद होगा कि मिना में जो स्टैम्पीड हुआ है उसमें मैं कत्ल हो गया हूँ, मारा गया हूँ। अब वो खबर किसने उड़ाई, क्यों उड़ाई, आई डोंट नो, लेकिन उसके नतीजे में भी पूरे पाकिस्तान में क़यामत मच गई थी। आपको याद होगा कि बड़ी हेडलाइंस ब्रेक हुई और तूफ़ान मच गया कि ज़ैद हामिद मिना में कत्ल कर दिए गए। और उस वक्त फिर मेरी घरवाली ने ट्वीट की थी, मैसेज भी किया था कि अल्लाह के फजल से वो खैरियत से हैं और इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे। तो ये सारी एक्साइटमेंट हो रही थी, लोगों के इमोशंस, लोगों के जज्बात और लोगों की मोहब्बतें, लॉयल्टीज़, गद्दारियाँ, दगाबाजियाँ, सब कुछ अल्लाह खोल कर दिखा रहा था एक सख्त तरीन आजमाइश में, इस सारे ड्रामे में जो एक्चुअली इंटरनेशनल ड्रामा बन चुका था, क्योंकि कई ताकतें इन्वॉल्व थी, कई इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व थी। और उस सारे में अल्लाह का करम और एहसान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से सऊदी इंटेलिजेंस ने जद्दा में मुझे ISI के हवाले किया, ISI ने मुझे जहाज़ में बैठाया। रात को 2:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा और ISI की गाड़ी जहाज़ पर मौजूद थी। मुझे लेकर पीछे से वो निकले खामोशी से और मुझे उन्होंने घर पहुँचा के वापस चले गए। ISI हमारे मारखोर, इनका काम है दुनिया में सांपों को हलाक करना। जहाँ पाकिस्तान के मफादात की बात होगी, जहाँ दुश्मनों के दांत तोड़ने की बात होगी, जहाँ सांपों को हड़प करने की बात होगी, इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के मुजाहिद आपको मिलेंगे। ये इनकी ड्यूटी भी है और इन पर अल्लाह का फ़ज़ल भी कि अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को ज़लील करने के लिए हमेशा इन्हीं मुजाहिदों को इस्तेमाल करता है। मुझे कत्ल कराना एक बहुत बड़ी साजिश थी। इसमें पाकिस्तान का हर दुश्मन शामिल था, ताहिर अशरफी से लेकर जियो ग्रुप से लेकर इंडियन इंटेलिजेंस, रॉ, नवाज शरीफ की हुकूमत, बड़े बड़े पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मन इस सारी साजिश में शामिल थे। अल्लाह ताला ने, जब मैं वापस आया, वापस आने के बाद चंद दिनों के बाद दोबारा मैं अपनी ड्यूटी पे मौजूद था। आज देख रहे हैं अल्लाह के फल से उस वक्त से लेकर आज तक ना हमारी शिद्दत में कोई कमी हुई है, ना जज्बे में, ना पैशन में। जैसा कि दोस्तों अभी आपने इस वीडियो में भी देखा किस तरह से ज़ैद हामिद बता रहे हैं कि उन्हें कठिन से कठिन सलाह देने के लिए पाकिस्तानी सरकार जोर लगा रही थी। उन्हें पाकिस्तान में किसी भी तरह से समर्थन नहीं मिल रहा था और सऊदी अरब की सरकार भी उन्हें चाहती थी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर मार दिया जाए। जब ऐसा कर रही थी तो मतलब सऊदी की सरकार ऐसी कर रही थी तो भारत ने क्या करना चाहा और भारत आखिरकार उन्हें क्यों पाकिस्तान में न जाकर भारत में लाना चाहे। आज की इस वीडियो में भी आपने देखा किस तरह से ज़ैद हामिद यानी कि लाल टोपी इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि सऊदी की सरकार पूरी तरह से ज़ैद हामिद यानी कि मेरे खिलाफ थी, उसके बावजूद मैं कैसे बच गया वो भगवान ही जानते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि लाल टोपी को जिस तरह से सऊदी अरब की सरकार ने उसे कठोर से कठोर सजा दी थी, लाल टोपी को आज भी उसका दुख होता है, क्योंकि लाल टोपी को इसकी उम्मीद नहीं थी कि जब वो जाएगा सऊदी अरब में तो उसे इस तरह से अरेस्ट कर लिया जाएगा। जब लाल टोपी अपनी पत्नी के साथ वहाँ पे गया था घूमने तो वहाँ पे उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसे ईरान के जासूस के तौर पर देखा गया। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब की सरकार ने उन्हें 21 दिन तक तड़पाता रहा। हालांकि किसी तरह वह बचकर आगे उसका उन्होंने बताया कि सऊदी की सरकार ने जिस तरह से आर्मी के साथ पाकिस्तानी आर्मी के साथ संपर्क किया, पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें जवाब दे दिया कि उस जो पाकिस्तान के मतलब शहरी है उसको छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा
तब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।